मैंने सबकी सुनी और तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है ऐसे मौजू से सरफ़ नज़र करते हुए जिसको उर्फ़ आम में वहाँ दर हकीकत टची इशू कहा जा सकता है। वरना आम तौर पर तो आपने हिसास मौजू जी इसको टीवी पे बात नहीं करनी, वो आपने सिर्फ अहमदिया इशू के हवाले से और ब्लास्फेमी लाज के हवाले से और इस तरह जो मजहबी कानून साजियाँ हैं वो तो आपने सुन रखा है। और आपके समातें अब आदी भी हो गई हैं कि जब इस तरह की बात है तो उसको कोई फेडरल मिनिस्टर, कोई गवर्नर, वज़ीर आला या बहुत तोप सियासतदान कोई भी हो, वो ये कह के तो वेव ऑफ हैंड से आगे चलने लगे तो पब्लिक अब उसकी तकरीबन आदी हो चुकी है कि हाँ वो कहते हैं ये हसास इशू है। सुनने वाले नाजरीन और टीवी टॉक शोज़ के जो उस वक्त देखने वाले हैं वो भी कहते हैं हाँ जी ये हसास इशू है। इसके साथ साथ एक और हसास इशू भी है जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने अगर देखना हो कि किसी मुल्क में हुकूमत किसकी है तो सिर्फ़ अपने अखबार में ये देख लें कि किन के ऊपर बात करना, किन के ऊपर नहीं किन के ख़िलाफ़ बात करना मना है या मुमकिन नहीं है। इसको अब एक वो यूँ बना के तो आजकल के पाकिस्तान के हालात के ऊपर चस्पा किया जाता है। मेरे लिए चूँकि बात करते वक्त इसलिए मुझे वो मसला नहीं है कि मुझे ना तो ज़िंदगी में याद नहीं है कि कभी सियासतदानों की कोई कासालेसी या उनके साथ अटैच हो के तो वो दरअसल यासीन ते लत रख के और टपना चांदे पार है, इस तरह का तो कोई ज़िंदगी में रहा ही नहीं है। और उसमें हमारा ज़ाती तौर पर कोई कमाल या जाए फ़ख्र इसलिए भी नहीं है कि हमारे हिस्से में वो कोई इस तरह के सियासतदान आए ही नहीं। एक दफ़ा मंजूर कादिर साहब के साहबजादे हैं बिशारत कादिर साहब, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे दानिश्वर, साहिब इल्म शख्सियत। तो उनसे मैंने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला में आते हैं, आपकी एक रिवायत है, बल्कि लॉ की जो गद्दी है वो तो मंजूर कादिर साहब भी पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, फिर बाद में प्रैक्टिशनर भी रहे, लॉ प्रैक्टिशनर रहे। तो जब ये जस्टिस इफ्तिखार वाला तमाशा लगा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने कहा आपको मैंने कभी जुलूसों के लिए तैयार होकर निकलते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने बड़ी आई ओपनर किस्म की बड़ी यानी कोई फबती नहीं कसी बल्कि इंतहाई संजीदगी और दुख के साथ कहते हैं कि ताहिर साहब हम भी जाएं, हम भी एक्टिविज़म में बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि इसमें लोगों को अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन जब जब लोग एक्टिविज़म के लिए घरों से निकलते हैं, अपना घर का सुकून तजते हैं और अपना जो रख रखाव है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आगे एक कॉज होती है और एक वो शख्सियात होती हैं जिनकी खातिर आप अपना वकार दाव पे लगाते हैं। तो ठंडी और गहरी आह भर के कहते हैं कि अभी मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि मैं अपना डेकोरम जो है वो इस तरह की चीज़ के लिए ख़राब करूं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हमें भी वहाँ जो 30-40 साल गुज़रे उनमें से 20 साल एक्टिव लाइफ के भी थे या हर सतह पे एक्सपोजर था, तो उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि इनसे बात हो सकती है या इनके साथ देर तक और दूर तक चला जा सकता है और इनकी खातिर आप चाहें तो कुछ दाव पे भी लगा सकते हैं। ले दे के ये नहीं है कि बंदे बिल्कुल नहीं थे, बंदे थे, लेकिन जो थे और हैं उनको आपने कभी किसी जगह पे उनका ड्यू रिगार्ड और उनका ड्यू प्रोटोकॉल और उनको जो जो उनकी दयानत और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट प्लेसमेंट चाहिए वो भी मिलते हुए हमने नहीं देखी। लोग कहेंगे कि वो माँ से ज़्यादा जो वो करने वाली होती है लाड और ख्याल, वो फप्पे कुटनी कहलाती है। अगर उन लोगों को ख़ुद परेशानी नहीं या उनका कहीं अपना ऐसा बयान नहीं आया तो आपको क्या ज़रूरत है। बाज़ लोगों को उनको ज़ाती हैसियत में ये बयान देना ज़ेब नहीं देता। लेकिन अगर आप देखें कि पीपल पार्टी में पहले
मिराज खालिद होते थे, उसके बाद डॉक्टर मुबशर हसन, उसके बाद जिनसे हमें करीब से बैठने उठने का भी मौका मिला, सेनेटर ताज हैदर थे। अब कभी सिंध की गवर्नरी या वज़ीर आला पे आपने इनको तो नॉमिनेट होते हुए नहीं देखा होगा। और जहाँ तक उनका सियासत के ऊपर नज़र रखने का या उनका विजन की बात है, तो वो एक दफ़ा उस ज़माने में वो सेनेट में तकरीर करके आए तो उस तकरीर के असरात उनके उस वक्त भी गुफ्तगू में वाज़े थे, और लंबे सांस लेते हुए वहाँ फेडरल लॉजेस में ही वो दोनों भाई, दोनों ही बैचलर्स थे, बूढ़े बैचलर्स, और कभी कभी हम भी चले जाते थे, बल्कि जौहर हुसैन साहब मरहूम, उनसे कभी हमने पूछना कि आज आप अकेले हैं, बताएं आज क्या, कहीं चलें खाने पे, या आप हमें ले जाएं या हम आपको लेके जाते हैं। तो वो मेरा छोटा भाई इस पर काफ़ी हंसता भी था कि एक दफ़ा हमने बड़े इसरार से जो फरमाइश की तो कहते हैं खिचड़ी बना के यहीं ले आओ, पार्लियामेंटेरियन लॉजेस में बैठ के खाते हैं। तो वो प्रैक्टिकली यानी वो खिचड़ी तक पे खुश थे, और उनके कोई इस तरह, और ऐसे लोगों ने फिर ना उनके कहीं नाम आते हैं, ना किसी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में वो पढ़ना पड़ता है उनको, ना किसी और। ये पीपल पार्टी वालों का था कि वो वहाँ उस दिन सेनेट की स्पीच करके आए तो कहते हैं कि आज जो मैंने स्पीच की है, बल्कि वो सैकड़ों स्टाइल किस्म के छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं, उनकी ख़ास टाइपिंग होती है, तो वो कागज़ मुझे दिखाए भी, तो बाद में बल्कि मुझे याद है काफ़ी अर्सा वो मेरे ऐसे कागजात में पड़े भी रहे। कहते आज जिस मौजू पे मैंने वहाँ सेनेट में बात की है, अगर ये जो अलहदगी पसंद फोर्सेस हैं और जो उस वक्त MQM की सिचुएशन कराची में चल रही थी, और जो जिस तरह वहाँ पर रोज़मर्रा इंसानी जानों की और उसमें इंसान का रोज़मर्रा ज़िंदगी के पैटर्न दाव पे लगा हुआ था, तो यकीन तो नहीं आता था कि ये चीज़ अब किसी वक्त कवर भी होगी, बोरी बंद लाशें और पता नहीं क्या कर, उस सेक्टर पे कत्ल, उस सेक्टर पे हंगामे, वहाँ ये, वहाँ तोड़ फोड़, हर चीज़ वहाँ पे उस वक्त ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर सियासत हो रही थी। तो मुझे कहते हैं कि आज जो तकरीर मैं करके आया हूँ, अगर दूसरी तरफ वाली फोर्सेस कामयाब हो गई तो मुझे यकीन है कि इस तकरीर की बुनियाद पर उस बदले हुए सिनारियो में हमें चौक में फांसी दिया जाएगा। यानी वो इस तरह जब उन्होंने नेशनल इंटेग्रिटी की और मुत्तहिदा पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आगे यकसू और यकजा हालत में आगे बढ़ने की बात की, तो कहते हैं जो अलहदगी पसंद और सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, अगर वो कल को गालिब आ जाएंगी तो हम जैसे बात करने वालों को तो वो फिर चौकों में फांसियाँ दिया करेंगे ना, इस तरह हमें तो निशान इबरत बनाया जाएगा। ये भी सियासतदानों का एक तबका है और था। सैयद ज़फ़र अली शाह नून लीग के, उस वक्त जब ये सारी जलावतनियाँ हो गई जी, जद्दे में जाके आबादियाँ हो गई, आपस में डीलें तक तय हो गई, तो वाहिद नून लीग का बंदा MNA या मिनिस्टर, या उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद कुछ भी नहीं, तो वो बंदा था जिसने उनके बाद उनकी डायनेस्टी को, उनके पॉलिटिकल डायनेस्टी को पकड़ के रखा, सुप्रीम कोर्ट में रिटें की और उसको फॉलो अप किया उस तरह। यानी जब कोई नाम लेना भी उनके लिए, उनके बारे में बात करना, मौत को दावत देना था, कोई भी उस तरह का रिस्क नहीं लेता था। उन्होंने लिया रिस्क, लेकिन बाद में जिस वक्त वो करता धरता फिर बने, दोबारा रीइंस्टेट होती हैं सारी चीज़ें, फिर आपने वो एक सेनेटरशिप दे के एक साइड पे, जिस तरह उधर ताज हैदर सेनेटर बन गए, उधर ज़फ़र अली शाह सेनेटर बन गए, लेकिन उस तरह के जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के और पॉलिटिकल विजन के साथ आगे चलने वाले हैं, उनको आपने कभी साथ चलते हुए नहीं देखा, उनको आपने सीटों से नवाजा जाता हुआ नहीं देखा कभी। ठीक है, उनकी वो मकसद होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन वो जो आपका पॉलिटिकल सेटअप है वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा होता है, वो कौन से लोगों को आगे लेके आ रहा होता है, ये मैंने पहले बात की है। पॉलिटिकल रिजीम्स और उन पार्टियों के अंदर जो मेरिट की वायोलेशन और मिसट्रस्ट और साहिब इदराक को आगे ना आने देने का जो कल्चर है, वो पीपल पार्टी में भी था, उसी तरह से वो नून लीग में भी था, वो फॉर दैट मैटर MQM में जिस महदूद दायरे में थी उसमें भी वही हालत थी। और अगर आप आज की उसमें लेके आएँ
तो आप उसमें भी शफ़क़त महमूद जो हैं उनको ठीक है, वो एजुकेशन मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जो बाकी उठा पटक करने और जोड़ तोड़ करने वाले और वो अमीर तरीन और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और ये मतलब इलेक्टेबल्स, शफ़क़त महमूद को अब भी वो कोई अपना इलेक्टेबल तो नहीं समझते ना। वो एक ठीक है, वज़ीर तालीम के तौर पर मौजूद हैं, एक ठीक जस्टिफाइड किस्म के शरीफ आदमी हैं, ब्यूरोक्रेट थे, सारा कुछ थे, और आगे भी पढ़ा लिखा रहना और पढ़ा लिखा होना ही वो अपने लिए शायद ज़रूरी समझते हैं। लेकिन उनको आप जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सद पोछे चोना, वो सद पोछ वाले नहीं होते।